हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो इसी के साथ वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस न्यू क्लास में, जिसमें हम 2018 का पीवाईक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हम कुछ दिनों से पीवाईक्यू की क्लासेस कर रहे थे, सो इसी तरीके से हमारा एग्जाम भी बहुत पास आ रहा है। इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। 18 का हम पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे सारे जो बायो के पीवाईक्यू हैं हिंदी मीडियम के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास में हम 2018 का पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। जो पहले के पेपर थे 2024 का, 23 का एंड 22 का, उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो 18 का पीवाईक्यू है उसमें 20 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। आज की क्लास में हम उन 20 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन समझेंगे एंड उसका आंसर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आप इम्प्रूव भी होगे। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान से सुनना, सारे पीवाईक्यू करके जाना है ना। ऐसा नहीं होता है कि किसी कॉन्सेप्ट से या फिर कोई क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट ना हो, सारे क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पीवाईक्यू का। अगर जिन बच्चों ने 2024 का, 23 का और 22 का पीवाईक्यू नहीं देखा है, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। सारे पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, सिर्फ 18 का रह गया था। आज की क्लास में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये रहा हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। देखो, गोल्गी गाल्गी उपकरण अनुपस्थित होता है यकृत कोशिका में, उच्च पौधों में, नीली हरी शैवाल में या फिर ईस्ट में। देखो, अब बोलोगे मैम पहले तो आप ये बताइए कि गोल्गी उपकरण होता क्या है। मैंने काफ़ी बार क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो जो हमारे लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा बेटर तरीके से आ रहा होगा। और अगर हमारे साथ हमारे गाइडेंस में हमारे अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए ओन स्टडी ऐप में। ठीक है, चलिए क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्टली आता है कि गोल्गी उपकरण। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि हम विद एक्सप्लेनेशन ही सारे क्वेश्चन करेंगे, विदाउट एक्सप्लेनेशन हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, या हम सिर्फ आंसर टिक नहीं करने वाले हैं। हम विद एक्सप्लेनेशन ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, तो गोल्गी उपकरण एक तरह की कोशिकीय मशीन है जो सामान पैक करने और भेजने का काम करती है। ठीक है, जो बेटा गोल्गी उपकरण है वो क्या है, एक यंत्र है। ठीक है, यंत्र समझ लो, जो क्या करता है, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको क्या करता है, एनर्जी या ऊर्जा को स्टॉक करके रख लेता है, और जब भी इसकी नीड होती है, इन फ्यूचर आवश्यकता होती है ना, तो फिर वो देता रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं में होता है जो विकसित यानी कि जटिल होती है। विकसित कोशिकाओं को बेटा जटिल कोशिकाएं कहा जाता है, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और विकसित कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं मानी जाती हैं, यानी कि जटिल कोशिकाएं, वो मानी जाती है हमारी यूकेरियोटिक कोशिकाएं। इस तरीके से इसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बट इससे पहले अदर जो ऑप्शंस हैं हम उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो यकृत कोशिका, फर्स्ट ऑप्शन में हमें यकृत दिया गया था, फिर बी में उच्च पौधे, सी में ईस्ट और डी में नीली हरी शैवाल। इंसान की कोशिका, जो यकृत कोशिका है बेटा, वो कैसी कोशिका है, वो इंसान की कोशिका है, विकसित। यानी कि इंसान की कोशिका कैसी बेटा, विकसित है। इसमें क्या होता है, गोल्जी होता है। फिर है उच्च पौधे, जैसे कि आम का पेड़, ये भी कैसी कोशिका बेटा, विकसित कोशिका है, इसमें भी गोल्जी होता है। फिर है ईस्ट, एक प्रकार की फफूंदी। ठीक है, अभी जैसा कि बरसात का मौसम आ चल रहा है, तो जो अपने फर्नीचर होंगे, जो लकड़ी से भी बने सामान होंगे, उनमें सभी में फफूंद लग जाती है बरसात में। ठीक है, फफूंदी वही होती है, फंगस। विकसित कोशिका, इसमें भी गोल्जी होता है। लेकिन नीली हरी शैवाल, शैवाल पता है सभी को, काई, जो बरसात में लगातार पानी गिरने से फर्श पे या जमीन पे नीचे काई लग जाती है, तो उसको ही हम बोलते हैं काई। एक बैक्टीरिया जैसा जीव, सरल प्रोकैरियोटिक होता है, गोल्जी नहीं होता। ये बेटा कैसा होता है, सरल होता है। सरल कौन सी कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती हैं, और जटिल यानी कि विकसित वो होती हैं हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा,
नीली हरी शैवाल में, यानी कि जो सी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। आ गया समझ में किस तरीके से जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में फिट बैठेगा, मींस इस क्वेश्चन का एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, वह संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। बच्चों को कंफ्यूजन हो गई होगी कि मैम ये अस्थि क्या चीज है, हमें तो नहीं पढ़ा है। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ कि अस्थि क्या कहलाती है। तो देखो पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो देखो अस्थि का मीन होता है बेटा हड्डी, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि जो वह ऐसी कौन सी संरचना है ना बेटा, कौन सी ऐसी संरचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, मीन्स हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। तो चलिए एक बार ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। टेंडन यानी कि कंडरा, पेशियों, या फिर लिगामेंट स्नायु, या फिर तंत्रिका, क्या होगी। चलिए तो विदाउट एक्सप्लेनेशन हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये रहा अपना एक्सप्लेनेशन। तो लिगामेंट स्नायु यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन यानी कि कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, है ना, मांसपेशियों को बेटा किससे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। कौन, टेंडन कंडरा, ठीक है। फिर पेशियां, पेशियों का क्या काम है भाई, तो देखो गति में मदद करती है। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो पेशियों को मदद करती है कौन, देख लो भाई, पेशियां करती हैं। तो तंत्रिका संदेश भेजने का काम करती हैं। किसको संदेश भेजने का, मस्तिष्क को। फिर हम कोई एक्शन लेते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, लेकिन पहले क्या जाता है बेटा, संदेश जाता है, मैसेज जाता है माइंड तक, ठीक है। तो तंत्रिका का काम संदेश भेजना है, माइंड को मैसेज भेजना। इसलिए जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है वह होती है लिगामेंट, ठीक है। यानी कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ती है बेटा, लिगामेंट जोड़ती है, ठीक है। सो भाई देखो इस ऑप्शन में हमें कहाँ पे दिया गया है लिगामेंट स्नायु, तो भाई वो देख लो एक बार, वो हमें सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो सी ऑप्शन है वो एकदम फटाफट से टिक करके बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ये रहा अपने सामने थर्ड क्वेश्चन। देखो मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। भाई ये एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं, देखो एक ही क्वेश्चन को कितने बार उन्होंने दे दिया है। मैंने 24 के पेपर में भी इसको कराया है, 23 के पेपर में भी इसको कराया और 22 के पेपर में भी कराया है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि PYQ करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से बोलूंगी, जिनने PYQ की वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार फिर से जाकर PYQ को कंप्लीट कर लें, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक होता है बेटा, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। तो देखो हमें ऐसे आंख बंद करनी है और इसका आंसर है वो 4 कर देना है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया तो पढ़ लीजिए, है ना। आमतौर पर सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 आलंद और 1 निलय। लेकिन मगरमच्छ एक बेटा अपवाद है, मनुष्य जैसा, ह्यूमंस जैसा, ठीक है। जो अपना मगरमच्छ होता है उसमें अपने ह्यूमंस जैसा सिस्टम रहता है, 2 आलंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, जैसे कि स्तनधारी ने ह्यूमंस में होते हैं, 2 आलंद यानी कि एट्रिया और 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल्स। इसलिए मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, है ना। अब जो भाई अपना मगरमच्छ दादा है ना, उसके अपन जैसे ही हृदय होते हैं, चारों के 4, ठीक है। तो याद रखना मगरमच्छ, हम इंसान हैं हृदय के सिस्टम में, ठीक है। हृदय याद रखने के लिए मनुष्य याद रखना कि जितने हृदय हमारे होते हैं यानी कि 2 निलय होते हैं, 2 आलंद होते हैं, उसी तरीके से जो मगरमच्छ है उसके भी इसी तरीके के होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सत्य मछली है। अभी मत समझ लेना कि सत्य मछली यानी कि जो ट्रू बोलती है उसको हम सत्य मछली बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर फिश को सत्य मछली बोलेंगे, फ्लाई फिश को, क्रे फिश को, या फिर वेल को। वेल तो नहीं होगा भाई, वेल बहुत बड़ी है, फिश में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ओ देखो सिल्वर फिश क्या है बेटा, कीड़ा है। सिल्वर फिश को मछली नहीं माना जाता है, उसको क्या माना जाता है बेटा, कीड़ा माना जाता है ना। तो ये नहीं होगा। फिर देखिए फ्लाई फिश, अब बोलोगे मैम उड़ने वाली मछली,
तो बेटा नहीं, वो उड़ती नहीं है, उसका सिर्फ नाम है क्या, फ्लाई फिश। तो मछली है, ये मछली है, ठीक है, मान लेते हैं मछली है। फिर एक क्रेफिश। अब क्रेफिश का क्या मतलब, झींगा है, ठीक है। क्रेफिश क्या है बेटा, झींगा जैसा जीव है, ये नहीं है। फिर है व्हेल, जल में रहती है लेकिन मछली नहीं, एक जानवर है ना। इसकी जो काउंटिंग होती है वो होती है हमारे जानवर्स में, मीन्स एनिमल्स में। किसकी काउंटिंग, व्हेल की। तो भाई इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी सख्त मछली होगी वो बेटा कौन सी होगी, फ्लाई फिश होगी, ठीक है। फ्लाई फिश बेटा हमारी सख्त मछली हो जाएगी। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे फटाफट से टिक करके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब आ गया 5 क्वेश्चन, यानी कि नर मच्छर, यानी कि मेल मच्छर, ठीक है, मेल मच्छर। तो मेल मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक नहीं होता है, क्योंकि भैया बहुत छोटा होता है बेटा। जो ये नर मच्छर यानी कि मेल मच्छर होता है, काटता है तो ये इससे ना मलेरिया नहीं होता है। लेकिन जो हमारी मादा मच्छर यानी कि फीमेल मच्छर होती है, इसके काटने से ही हमें मलेरिया हो जाता है। सो बच के रहना फीमेल मच्छर से, क्योंकि वो खून चूसेगी और साथ में मलेरिया भी दे जाएगी, ठीक है। तो इसमें रूपांतरित मुखांक का अभाव होता है, मलेरिया परजीवी का प्रजनन इसमें इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, तो खून चूसती है, मलेरिया परजीवी को फैला सकती है। नर मच्छर फूलों का रस पीता है, खून नहीं चूसता बेचारा, है ना। मच्छर का नाम ले लेते हैं और उसका नाम बुरा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो क्या है, जो फीमेल मच्छर है वो खून चूसती है और उसी से हमें मलेरिया होता है। बट अपोजिट में देखें, जो अपना नर मच्छर है यानी कि मेल मच्छर, ये ना तो खून चूसता है बेटा, ये क्या चूसता है, फूलों का रस पीता है ना। लाइक समझ गए होगे, मधुमक्खी। तो बेटा ये फूलों का रस पीती है, तितली भी पीती है, तो उसी के तरह तरीके से। लेकिन जो फीमेल होती है वो खून चूसती है, क्योंकि नर मच्छर के पास खून चूसने वाला विशेष मुखांग नहीं होता। भगवान ने ये क्या कर दिया, जो अपना नर मच्छर है उसके पास वो मुंह नहीं है जिससे वो खून चूस पाए और मलेरिया फैला पाए। लेकिन जो फीमेल मच्छर है यानी कि मादा मच्छर, उनके पास वो मुंह भी है, इसलिए वो खून भी चूसते हैं, साथ में मलेरिया भी फैलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें से कौन सा रीजन होगा, सेकंड वाला रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना बेटा। कौन सा रीजन, सेकंड रीजन। इसमें रूपांतरित मुखांक का अभाव होता है, इसमें वो मुंह होता ही नहीं है जो कि मादा मच्छर में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। बी ऑप्शन अपना 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से है, दलहन से है, मछली उत्पादन से है, या फिर दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का, ठीक है बेटा। जो दूध क्रांति होती है वो होती है अपनी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति बेटा किससे संबंधित है, बेटा जो श्वेत क्रांति है वो है अपनी दुग्ध उत्पादन से संबंधित, मछली उत्पादन, दलहन या फिर कृषि। चलिए अगला देखते हैं, देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीली क्रांति का मतलब होता है मछली पैदा करने की क्रांति। इसका काम था देश में मछलियों का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध बेटा किससे है, मछली उत्पादन से है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो हम करेक्ट कर देंगे। और जो दुग्ध उत्पादन का संबंध है वो है हमारे श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से किसका संबंध है बेटा, दुग्ध उत्पादन का, और मछली उत्पादन का है बेटा नीली क्रांति से, ठीक है। सो इस तरीके से जो अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सो अब है हमारे सामने 7th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। शाहीवाल नाम तो सुना होगा, एवं खिल्लारी किस जीव की नस्लें हैं, गाय की है बेटा, भैंस की है, मुर्गी की है, या फिर भेड़ की है। कैसा सुना है कि मेरे पास साहिवाल गाय है, या फिर ऐसा सुना है कि साहिवाल भैंस है, या फिर ऐसा सुना है कि साहिवाल मुर्गी है, या फिर ऐसा सुना है कि साहिवाल भेड़ है। क्या है, सुनने पे नहीं जाना है, एक्सप्लेनेशन पे हमें पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो साहिवाल और खिल्लारी ये दोनों गायों की नस्लें हैं, ये भारत की देसी गायों की खास किस्में हैं। कौन सी गायों की बेटा, देसी गायों की खास किस्में हैं। कौन कौन सी,
साहिवाल और खिल्लारी। और ये दोनों कौन सी नस्लें हैं? गायों की नस्लें हैं, ठीक है, गायों की नस्लें हैं। इस प्रकार की भी गाय होती हैं, साहिवाल भी होती है और खिल्लारी भी होती है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाक से ए ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर देंगे और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ मिनट। देखो तो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखो, वातावरणीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में वृद्धि करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखो, प्रदूषित वातावरण में आसानी से गुणन करते हैं। फिर थर्ड है कि SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और डी है कि वातावरण को शुद्ध करते हैं। कौन बेटा? लाइकेन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको भी हम इजी कर लेते हैं। देखो तो बेटा लाइकेन क्या है? एक ऐसा जीव है जो प्रदूषण के यानी कि जो प्रदूषण है के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, खासकर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है वो SO2 है, लेकिन उसका जो मीन होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे गैसों से प्रभावित होता है, इसलिए अगर लाइकेन अच्छे से बढ़ रहे हैं तो वातावरण साफ होता है ना। जो बेटा लाइकेन जीव है अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? वातावरण साफ होगा, प्रदूषण कम होगा और वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर वो कैसा होगा? साफ सुथरा शुद्ध होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस पेज में भी है। अगर लाइकेन कम या नहीं मिल रहे तो वहाँ प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रदूषण कम है बेटा या फिर ज्यादा है, प्रदूषण की मात्रा कम है या फिर बहुत ज्यादा है, इसका पता हम लाइकेन के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो लाइकेन बहुत जरूरी है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? जो SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खासकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से प्रभावित होता है, इसलिए अगर लाइकेन अच्छे से बढ़ रहे हैं तो वातावरण साफ होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करते हैं बेटा? SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो उसको कम करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 9th क्वेश्चन है कि स्वपोषी प्रकार के पोषण में आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? देखो ऐसे जीव जो खुद से भोजन बनाते हैं, जो प्राकृतिक तत्वों को लेकर अपना भोजन बना लेते हैं, वो हमारे स्वपोषी जीव कहलाते हैं। मैम आप बोलोगे बच्चों मैम हम भी स्वपोषी हैं क्योंकि हमारी मम्मी खाना बनाती हैं हाथों से, हम भी बनाते हैं अपने हाथों से। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देखो पेड़ पौधों से हम सब्जियां तोड़ते हैं और जो खेतों में गेहूं उगता है उससे हम रोटी बनाते हैं। तो हम ना परजीवी यानी कि हम दूसरों पर निर्भर हैं भोजन के लिए, ठीक है। जब हम पेड़ से सब्जी तोड़ लेंगे, फल तोड़ लेंगे, फिर उसको खाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम ना दूसरों पर निर्भर है। लेकिन जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी है, क्योंकि वो जो प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें यानी कि सूरज का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो गया, और जल हो गया यानी कि H2 हो गया, इससे ही वो, और ऑक्सीजन, वो भी हमें सारी नेचुरल चीजों से भोजन बनाते हैं यानी कि अपना खाना बनाते हैं और एनर्जी लेते हैं। और जब वो भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें इस स्वपोषी यानी कि जो नेचुरल चीजों से पोषण बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, मीन्स हमारे हरे पेड़ पौधे, तो उनमें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की, क्लोरोफिल, जो बेटा पत्तियों की, जो पत्तियां हरे रंग की होती है ना, सारी ही पत्तियां लगभग हरे रंग की होती हैं। तो जो हरे रंग होता है उसका कारण क्या है? वो पत्तियां लाल भी हो सकती हैं, पीली भी हो सकती हैं, लेकिन वो हरी ही क्यों होती हैं? वो इसलिए होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारी पत्तियां हरी होती हैं वो होती है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश है ना, या फिर उपयुक्त छवि। तो बेटा क्या होगा इसका? देखो स्वपोषी पोषण, जब कोई जीव अपना खुद भोजन बनाता है जैसे पौधे, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हवा से मिलता है, जल वाटर यानी कि जड़ों से मिलता है, क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग होता है, और सूरज की रोशनी ऊर्जा के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए।
सो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी हम कर देंगे। सारी ही चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन को यहाँ पे फटाक से हम टिक कर देंगे। चलिए, तो 9th तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमारा आता है 10th क्वेश्चन। देखो, तो लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का सामान्य तौर पर बढ़ना कहलाता है। आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोला जाता है इसको लाल रुधिर कणिकाएं, यानी कि आरबीसी। इंग्लिश में बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, का आम असामान्य तौर पर बढ़ना। अगर आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? आमतौर पर निमोनिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोपोनिया या फिर एनीमिया। अगर ये आरबीसी बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा? देखो, तो जब आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं, यानी कि जो आरबीसी कणिकाएं होती हैं वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती हैं, O2 को, ठीक है। जब आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। जब बॉडी में आरबीसी की यानी रेड ब्लड सेल्स में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। निमोनिया किसको बोलते हैं? फेफड़ों का संक्रमण है भाई, ये अपना नहीं होगा। फिर है ल्यूकोपोनिया यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जब ल्यूकोपोनिया होता है, जब क्या होता है बेटा? श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं, तो ये भी अपना नहीं होगा। फिर है एनीमिया यानी कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, ठीक है। जब हमारा खून कम होता है तो बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है, तो फिर हम उसको नाम दे देते हैं कि हमें खून की कमी हो गई है। तो बेटा हीमोग्लोबिन ही हमारा ब्लड होता है, ठीक है। सो आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी यानी खून की कमी होगी तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी में अगर इनकी कमी होगी तो हम उसे एनीमिया बोलेंगे। बट यहाँ पे हमें पूछा गया था आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जब बॉडी में बढ़ जाएगा तो फिर हम उसको क्या नाम दे देंगे? तो हम उसको नाम दे देंगे पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। जब बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाएंगी यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएगा तो उसको नाम देंगे हम पॉलीसाइथीमिया। इस तरीके से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब है हमारे पास में 11 क्वेश्चन। इसमें है कि एक प्रतिवर्ती चाप में नहीं होता रिसेप्टर, संवेदी पथ, चालक पथ या फिर मस्तिष्क। एक प्रतिवर्ती चाप में क्या नहीं होता? देखो, पहले तो बात आती है कि मैम प्रतिवर्ती चाप है क्या और ये कैसे होता है। देखो, तो प्रतिवर्ती बेटा चाप ये होता है रिफ्लेक्स एआरसी। मतलब जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम सडनली अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, हम ऑटोमेटिकली, हमें कोई नहीं बोलता है कि अपना हाथ पीछे हटाओ, हम खुद ही अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। मीन्स ये ना, हम बिना सोचे समझे कोई प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम अपना हाथ पीछे हटा लें गर्म चीज को छू के, या किसी ज्यादा ठंडी चीज को छू के भी हटा लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम करते हैं वो हमारी प्रतिवर्ती चाप है। मीन्स देखो डेफिनेशन में, जब शरीर बिना सोचे समझे तुरंत कोई प्रतिक्रिया, बेटा बिना सोचे समझे, यानी ना तो माइंड को संदेश जाएगा ना संदेश, माइंड फिर बॉडी को संदेश देगा कि ये एक्शन करो। बिना सोचे समझे ना माइंड में संदेश जाता है ना कोई कहीं पे जब मैसेज जाता है, और सीधा हम एक्शन ले लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई हम एक्टिविटी कर देते हैं एकदम से, ठीक है। सो प्रतिक्रिया यानी कि एक्टिविटी करता है, जैसे हाथ जलने पर तुरंत पीछे खींच लेना, आग से गर्म चीज से तुरंत पीछे हम हाथ खींच लेते हैं, यही हमारी प्रतिवर्ती चाप होती है। यानी कि शरीर बिना सोचे समझे कोई भी गतिविधि करे, कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी एक्शन ले, उसको हम नाम दे देते हैं प्रतिवर्ती चाप का, यानी कि रिफ्लेक्स आर्ट्स का, ठीक है। देखो, तो एक प्रतिवर्ती चाप में क्या नहीं होता? रिसेप्टर क्या होता है बेटा? ये जो अपने क्वेश्चन है ना, ये है बेटा अपने नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर का।
जिनने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ लिया है उनसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर खतरे को पहचानता है जैसे त्वचा, फिर संवेदी पथ यानी संदेश को लेकर जाता है माइंड तक, फिर चालक पथ यानी कि मांसपेशियों को आदेश देता है कि कौन सी कहाँ पे एक्टिविटी करनी है, फिर मस्तिष्क यानी कि माइंड इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत तेज चाहिए, है ना। बात किसकी हो रही है बेटा, प्रतिवर्ती चाप की। इसमें काम करता है रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ना कि मस्तिष्क, है ना। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है और बायो में हिंदी में मेरुरज्जु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मेरुरज्जु भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बात किसकी हो रही थी, प्रतिवर्ती चाप की, कि एकदम से कोई एक्टिविटी होती है, कोई गतिविधि होती है तो बेटा उसमें मस्तिष्क अपना भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचता ही नहीं है और कोई ना कोई हम एक्टिविटी गतिविधि कर देते हैं वहां पे। तो देखो इस तरीके से जो अपना डी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा भाग चाप नहीं होता, एक प्रतिवर्ती चाप में क्या नहीं होता बेटा, मस्तिष्क नहीं होता है, माइंड नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब है हमारा 12th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वह संरचना जिसको वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है जहाँ निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करने का काम, साफ करने का काम होता है, ठीक है, की क्रिया होती है। तो नेफ्रॉन, कूपिका, यूरेटर और पेल्विस। लेकिन मैं बता देती हूँ जो नेफ्रॉन होता है वो वृक्क की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है क्योंकि ब्लड में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं, है ना, छानने के यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ब्लड में, कौन, नेफ्रॉन, है ना। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। वृक्क यानी कि किडनी, है ना, का काम है खून को छानना और मूत्र बनाना। देखो इसका सबसे छोटा और जरूरी हिस्सा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही खून को छानता है, निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन की क्रिया करता है। कूपिका फेफड़ों में होती है। यूरेटर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है। फिर पेल्विस यानी कि वृक्क का एक भाग है लेकिन छानने का काम नहीं करता। छानने का काम कौन करता है, और वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई कौन सी मानी जाती है, वो नेफ्रॉन मानी जाती है। और ये हमारी बॉडी में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, कैसे होते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो अपना ये ऑप्शन होगा वो हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, है ना। ये ऑप्शन को क्या कर देंगे बेटा, हम करेक्ट आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब है हमारे सामने 13 क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन। इसमें कि ऑक्सीजनोमीटर प्रयुक्त होता है किसमें, प्रकाश संश्लेषी क्रिया हेतु, प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने हेतु, वृद्धि की क्रिया हेतु या फिर श्वसन क्रिया हेतु। किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सीजनोमीटर का। ठीक है, देखो तो देखो ऑक्सीजनोमीटर ये क्या है बेटा, उपकरण है, यंत्र है जो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की खपत को मापता है। इससे यह पता चलता है कि कोई जीव कितना ऑक्सीजन ले रहा है ना, यानी वह कितनी श्वसन क्रिया कर रहा है। यहाँ से देखो ऑक्सीजनोमीटर बेटा एक उपकरण है जो क्या करता है, श्वसन यानी कि जो सांस लेते हैं हम, तो कितनी सांस ले रहे हैं, यानी कि कितनी ज्यादा मात्रा में सांस ले रहे हैं, कम मात्रा में सांस ले रहे हैं, उसकी खपत यानी कि कितनी हमने ऑक्सीजन खर्च की है, ठीक है, उसको मापता है। उसको क्या करता है बेटा, मीजर करता है। इसलिए यह श्वसन क्रिया हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, श्वसन क्रिया हेतु, यानी श्वसन की क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजनोमीटर का, है ना। देखो तो यहाँ पे जो हमें डी ऑप्शन में दिया गया है श्वसन क्रिया हेतु, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदरीय वृषण कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीव में, हाथी में, बकरे में, कंगारू में या फिर खरगोश में। पहले तो बात आती है वृषण। वृषण बेटा हमारे नर में पाए जाते हैं, फिर वो चाहे नर जानवर हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, उनमें वृषण पाए जाते हैं। देखो उदरीय वृषण, जब वृषण यानी कि टेस्टिस पेट के अंदर होते हैं, थैली स्कोटम में नहीं होता है, ठीक है, कहाँ पे होते बेटा, बाहर नहीं होते स्कोटम में, ठीक है, स्कोटम में नहीं होते,
कहाँ पे होते हैं बेटा? पेट में ही होते हैं, अंदर होते हैं। ज्यादातर जानवरों में वृषण बाहर स्कोटम में होते हैं, क्योंकि इससे उनका तापमान कम रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस उससे कम माना जाता है स्कोटम के अंदर तापमान, है ना। इससे 24 के पेपर में आई थिंक इस क्वेश्चन को किया हुआ है ऑलरेडी, या फिर किसी क्लास में किया होगा, मुझे याद है। लेकिन कुछ में पेट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है बेटा। किस में रहते हैं? कुछ में बेटा पेट के अंदर ही रहते हैं। लेकिन हमें इसमें पूछा गया कि किस में अंदर रहते हैं उदयनीय वृषण। तो हाथी में, बकरे में, कंगारू में या फिर खरगोश में। इसमें ना थोड़ा सा ऑप्शन का कंफ्यूजन है, जैसा कि यहाँ पे है कि हाथी, बकरे, कंगारू और खरगोश। लेकिन इनमें से ऐसे 2 जीव है जिनके वृषण अंदर पाए जाते हैं। किस किस के? वो है अपना हाथी और कंगारू। तो जो अपना ए और सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन हाथी, और याद रखना किस में उदयनीय वृषण होते हैं, यानी कि अंदर होते हैं, ठीक है। तो किस में होते हैं बेटा? हाथी में होते हैं, और किसमें? कंगारू में होते हैं, ठीक है। ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्यों में मादा संतति होगी यदि जायगोट में 23 बार जोड़ा गुणसूत्र होगा, ठीक है। बाई बाई, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स बाई बाई। एक बार ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। महिला और पुरुष, ठीक है। देखो तो बेटा जो इनमें ना 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। जो अपने नर है उसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन 2 गुणसूत्र का एक जोड़ा बनता है, तो इनमें 23 जोड़े गुणसूत्र नर में होंगे और 23 जोड़े गुणसूत्र मादा में होंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र है, 1 से लेके 22 तक जो इनके गुणसूत्र हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, ठीक है। 22 जोड़े बेटा क्या होते हैं? ऑटोसोम, जो कि शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में काम करते हैं, वृद्धि करने में, या फिर अदर जो उनके काम होते हैं, अन्य काम होते हैं, वो करते हैं ऑटोसोम, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण का काम करता है, ठीक है। क्या करता है बेटा? लिंग निर्धारण का काम करता है। सेम इस तरीके से मादा में भी 22 जोड़े ऑटोसोम होंगे, जो कि अदर वर्क करेंगे, अन्य काम करेंगे बॉडी में, ठीक है, विकसित विकास में मदद करेंगे। लेकिन इनमें जो 23वां जोड़ा होता है वो इनमें एक्स एक्स होता है, और जो पुरुष होता है, पुरुष होते हैं, ठीक है, इनमें जो 23वां जोड़ा होता है बेटा वो एक्स वाई होता है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन जब इस कंडीशन में इनमें निषेचन होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो नर से तो हमेशा नर में गुणसूत्र होता है एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। मादा में यानी कि महिला से हमेशा ही एक्स एक्स गुणसूत्र ही मिलेगा किसी भी कंडीशन में। तो हमें से इससे तो बेटा हमें क्या मिलेगा? निषेचन के बाद भी एक्स गुणसूत्र। लेकिन जो नर है, अगर हमें इनसे देखो 2 मिलती है, एक एक्स मिलता है, एक वाई मिलता है। अगर इनसे हमें एक्स मिलेगा तो फिर एक्स एक्स हो जाता है अपनी लड़की, है ना, क्योंकि महिला से तो चांसेस ही नहीं है कि लड़का होगा लड़की होगी, उनसे तो हमेशा एक ही गुणसूत्र मिलेगा। लेकिन जो लिंग निर्धारण डिपेंड करता है वो 100% डिपेंड करता है अपने मेल पे, ठीक है, यानी कि पुरुष पे। तो देखो फिर सेकंड कंडीशन होती है, इनसे तो देखो फिर से एक्स मिलेगा क्योंकि उनके पास एक्स ही है। अगर लेकिन इनसे बाई मिल गया इस बार, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा? लड़का होगा। तो इस तरीके से पूरा लिंग निर्धारण होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो तो मनुष्यों में मादा संतति होगी यदि जायगोट में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होगा बेटा? एक्स एक्स। सी ऑप्शन। देखो एक्स एक्स वाली कंडीशन में लड़की होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नहीं कि एक्स एक्स मादा बच्चा, महिला पुरुष। जायगोट में अगर 23वां जोड़ा एक्स एक्स तो मादा संतति होगी। देखो यदि एक विषम युग्मजीय लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीय बौने पौधे से कराया जाए तो
बौन संतति का अनुपात होगा 50%, 75%, 100% या फिर 25%। कितनी परसेंट होगा बौनी संतति का अनुपात? देखो, लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी विषमयुग्मजी, फिर ये बौना पौधा यानी कि दोनों कैपिटल स्मॉल टी समयुग्मजी संकरण, इसका संकरण होगा तो लंबे पौधे होंगे और बौना भी होगा, तो यानी जो 50% लंबे होंगे और 50% बौने पौधे होंगे। ठीक है, 50% बेटा बौने होंगे, 50% लंबे होंगे। यहाँ पे 50% हम इसका आंसर कर देंगे, यानी कि जो ये ऑप्शन है इस पर हम क्या कर देंगे बेटा, करेक्ट आंसर कर देंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 17 क्वेश्चन में है कि कार्बनिक भिन्नता का परम स्रोत क्या है? प्राकृतिक चयन, लैंगिक जनन, हार्मोन क्रिया या फिर उत्परिवर्तन। देखो, तो कार्बनिक भिन्नता यानी जीवों में बदलाव। कार्बनिक विभिन्नता क्या कहलाती है बेटा? जीवों में बदलाव कहलाता है ना। जीवों में जिस तरीके से बदलाव होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक विभिन्नता कहते हैं। ये बदलाव सबसे पहले उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन से आते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए में अचानक बदलाव जो नए गुण बनाते हैं। ठीक है बेटा, डीएनए में कुछ अचानक से सडनली कुछ बदलाव हो जाते हैं जिससे नए गुण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा? नए गुण बनाते हैं। देखो जैसे जो गुण हमारे दादाजी में था, ठीक है, फिर वो हमारी बीच की पीढ़ी यानी हमारे पापा के पास नहीं है, उनमें वो गुण नहीं आया, लेकिन फिर जब तीसरी पीढ़ी हुई यानी कि दादाजी के जो गुण थे वो हम में आ गए। ठीक है, पापा लोगों में नहीं आए, वो हम में देखने को मिले, भाई हमारा कहलाता है उत्परिवर्तन। चलिए अगला देखते हैं। फिर है सेकंड पे प्राकृतिक चयन, जो बदलाव अच्छे हों उन्हें बनाए रखना। ठीक है, जो बदलाव अच्छे हैं उनको स्थिर बनाए रखना, यानी उनको बनाए रखना, हमेशा के लिए बनाए रखना, वो है हमारा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। फिर है लैंगिक जनन, नए संयोजन, है ना, नर और मादा जब मिलते हैं उनसे जो निषेचन होता है वो हमारा है लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव अपने जैसा दूसरा जीव बना लेता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत होती है। फिर है हार्मोन क्रिया, शरीर नियंत्रण के लिए, हार्मोन्स कंट्रोल, ठीक है, शरीर के नियंत्रण के लिए, कहाँ पे कौन सी चीज चेंज होनी है, क्या बॉडी चेंजेस होने हैं, ये सब हार्मोन पे डिपेंड करता है, सारे वर्क हार्मोन ही करते हैं। ठीक है, हार्मोन के यानी शरीर के नियंत्रण के लिए। चलिए, तो इस तरीके से जो कार्बनिक भिन्नता का परम स्रोत है वो हमारा क्या माना जाएगा? ठीक है, वो क्या माना जाएगा बेटा? फिर से देख लो एक बार। देखो, तो बेटा जो अपना डी ऑप्शन होगा, है ना, यानी कार्बनिक विभिन्नता का परम स्रोत कौन माना जाता है? डी ऑप्शन माना जाता है, यानी कि उत्परिवर्तन। चलिए, तो फर्स्ट से 17 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमारे काफी कम क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, तो बाह्य अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है कहलाती हैं समवृत्तीय अंग, अपशेषी अंग, उपार्जित अंग या फिर समजात अंग। चलिए, विदाउट एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमें एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट को भी समझ के, अगर कोई डाउट रह जाता है बाद में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। बायो में मुझे आपसे सिर्फ 40 में से 40 मार्क्स ही चाहिए हैं, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करना। मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना फुल सपोर्ट आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। समवृत्तीय अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स, वे अंग जो एक जैसे बनते हैं और एक ही रचना के होते हैं लेकिन काम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है बेटा? काम अलग अलग हो सकता है। जैसे हाथ, हमारा हाथ है, ठीक है, और पक्षी का पंख है। हमारे हाथ की भी संरचना हमारे कंधों से हुई है, यहाँ से संरचना हमारे हाथों की और पक्षी के पंखों की सेम ही है दोनों की। ठीक है, संरचना बेटा सेम ही है लेकिन काम अलग अलग है। हाथ से हम काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पक्षी है वो हाँ पंखों से काम नहीं करते हैं, वो पंखों से सिर्फ उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? उड़ने का। तो जैसे हमारा हाथ हो गया उससे हम अलग काम करते हैं और पक्षी अपने पंखों से
अलग काम करते हैं, लेकिन संरचना दोनों की एक जैसी है, तो ऐसे अंगों को हम समवर्ती अंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपशेषी अंग, जो काम नहीं करते, जैसे पूंछ का अपशेष। देखो पहले हमारे पूर्वज थे, उनकी पूंछ होती थी, ठीक है, मनुष्य में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पहले के पूर्वज थे उनकी पूंछ होती थी, लेकिन धीरे धीरे पूंछ का उपयोग खत्म होता गया, तो पूंछ हमारी विलुप्त हो गई। अभी भी हमारी बॉडी में पूंछ की हड्डी होती है, लेकिन पूंछ वहां से नहीं निकलती, क्योंकि हमें पूंछ का कोई काम नहीं है, पूंछ हमारे कोई उपयोग की नहीं है, तो वो क्या हो गई बेटा, लुप्त हो गई है ना। तो ऐसे अंग जो पहले थे अब नहीं है, उन अंगों को हम कहते हैं अपशेषी अंग, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, अपशेषी अंग कहते हैं। उपार्जित अंग कौन से अंग होते हैं, जो जरूरत से बने, ठीक है, जैसे मांसपेशियां। जैसे बच्चे होते हैं तो हमारा बॉडी बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें काम करना होता है, कुछ भी एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी बिल्ड होती जाती है, मांसपेशियां भी बढ़ती जाती हैं, विकसित होती जाती हैं, तो उपार्जित अंग है वो, ठीक है। समजात अंग कौन से अंग होते हैं, नहीं होता है, ये बेटा गलत शब्द है, समजात अंग है ना, समवृत्ति अंग और समरूप अंग होते हैं, लेकिन समजात अंग नहीं होता है। देखो तो इस तरीके से जिसकी संरचना सेम होती है लेकिन काम अलग अलग, जिनकी संरचना सेम होती है और काम अलग अलग होता है, वो है हमारे समवृत्ति अंग, इसलिए ये ऑप्शन को यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन ही हमारा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे सामने 19 क्वेश्चन, यानी कि यदि तालाब के जल में उर्वरक मिला दिया जाए तो क्या होगा, पौधे मर जाएंगे, सभी जीव समुदाय वृद्धि करेगा, मछलियों की संख्या कम होगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो तो जब तालाब में उर्वरक डालो तो पानी में शैवाल यानी कि काई पौधों की अधिक वृद्धि होती है। ये शैवाल पानी से ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, ऑक्सीजन कम होने से मछलियां मर जाती हैं, इसलिए उनकी संख्या घट जाती है, ठीक है। क्या होता है बेटा इस सिचुएशन में, उनकी संख्या घट जाएगी, किसकी, मछलियों की, तो ये हमें दिया गया है हमारे सी ऑप्शन में, ठीक है। जब मछलियां मर जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो सिंपल सी बात है, वो मर जाएंगे तो उनकी संख्या भी बेटा कम हो जाएगी, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब है हमारा 20 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, 2018 के पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चन है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, रेगिस्तान है, पर्वत है, समुद्र है, या फिर जंगल यानी कि वन है। क्या है पारिस्थितिक तंत्र, देखो समुद्र सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, यह बहुत समय तक बना रहता है, उसमें जैव विविधता भी बहुत होती है, इसमें जो जीव हैं वो अपना जनन करते हैं और विविधता को बढ़ाते हैं, यानी कि जीव कभी खत्म नहीं होते, वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं समुद्र में ही, और स्थायी भी होता है, एक जगह ही होगा और वहीं पे अपनी जैव विविधता को बढ़ाएगा, इसलिए इसी को बेटा क्या माना जाता है, समुद्र को अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, समुद्र को, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बेटा 1 से लेके 20 तक हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, मीन्स जो 18 का बायो का पेपर था उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, एक शब्द में, एक वर्ड में कहीं भी कोई डाउट आता है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। मिलती हुई एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, क्लास को देखने के लिए, बाय बाय ऑल, टेक केयर।